नमस्कार। आज जाति का मुद्दा सियासत में एक बार फिर गर्म हो गया। सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जमकर आरोप प्रत्यारोप हुए और वजह बना लोकसभा में पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का राहुल गांधी को लेकर दिया गया बयान। हालांकि अनुराग ठाकुर ने राहुल गांधी का नाम नहीं लिया था, लेकिन इशारा उन्हीं की तरफ था। उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अनुराग ठाकुर के भाषण का वीडियो ट्वीट करके यह लिखा कि अनुराग ठाकुर का यह धारदार भाषण सबको सुनना चाहिए, और इससे विपक्ष के नेता लाल पीले हो गए। कांग्रेस की तरफ से चरणजीत सिंह चन्नी ने तो प्रधानमंत्री के खिलाफ प्रिविलेज मोशन मूव कर दिया, विशेष अधिकार हनन का नोटिस दे दिया। मल्लिकार्जुन खड़गे से लेकर रणदीप सुरजेवाला, गौरव गोगोई तक सबने मोदी को कोसा। अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी वाले सदन में किसी नेता की जाति कैसे पूछ सकते हैं। अखिलेश यादव ने भी कहा कि बीजेपी की सरकार जातिगत जनगणना से बचना चाहती है, पीडीए से घबरा गई है, इसलिए मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए अब नेताओं पर पर्सनल अटैक किए जा रहे हैं। बीजेपी की तरफ से किरण रिजिजू, गिरिराज सिंह, सुधांशु त्रिवेदी और संबित पात्रा जैसे कई नेताओं ने जवाब में कहा कि जो पूरे देश की जाति पूछ रहे हैं, वो अपनी जाति बताने से क्यों घबरा रहे हैं। अब यह सवाल तो बनता है कि जो लोग जातिगत जनगणना कराने का दावा कर रहे हैं, देश भर के लोगों की जाति जानना चाहते हैं, वो अपनी जाति पूछे जाने पर इतना हंगामा क्यों कर रहे हैं। और क्या पहली बार किसी नेता की जाति पूछी गई है? अखिलेश यादव और राहुल गांधी ने खुद कब कब किसकी जाति पूछी, इन सब पर चर्चा करेंगे आज की बात में। लेकिन पहले मैं आपको यह बताता हूं कि अनुराग ठाकुर के बयान का आज क्या असर दिखा। आज जैसे ही पार्लियामेंट की कार्रवाई शुरू हुई तो अनुराग ठाकुर के बयान पर विपक्ष ने दोनों सदनों में हंगामा किया। चेयरमैन और स्पीकर से अनुराग ठाकुर के खिलाफ एक्शन की मांग की गई। कल अनुराग ठाकुर ने बजट पर चर्चा के दौरान कहा था कि जिसकी खुद की जाति का पता नहीं, वो जाति जनगणना की बात कर रहा है। विपक्ष ने इसी बात को पकड़ लिया। कांग्रेस ने अनुराग ठाकुर के बयान का विरोध किया। विपक्ष के और नेताओं को इस बात पर आपत्ति है कि आखिर अनुराग ठाकुर ने संसद के अंदर राहुल गांधी की जाति पूछने की हिम्मत कैसे की। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि अनुराग ठाकुर को राहुल गांधी की जाति और धर्म के बारे में सब पता है, लेकिन उनका मकसद राहुल का अपमान करना था, इसलिए उन्होंने लोकसभा में अपनी बात एक टॉन्ट मारने के अंदाज में कही। खड़गे ने कहा कि उन्हें तो हैरानी इस बात पर है कि इस तरह की हरकत को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एंडोर्स किया, अनुराग ठाकुर की पीठ ठोकी, उनके भाषण को ट्विटर पर पोस्ट किया। यह ठीक नहीं है, प्रधानमंत्री के पद की गरिमा के अनुरूप नहीं है। एक हाउस में टॉन्ट मारना, ये करना, ये सख्त पार्लियामेंट में ऐसा नहीं होता। पार्लियामेंट में तो किसी की जाति पूछी नहीं जाती, और वो कौन से जात के हैं वो मालूम है उनको। और ये पर्पसली किसी को इंसल्ट करने के लिए उसने कहा है, ये अच्छा नहीं है। वो पहले अपना सूरत आईने में देख के दूसरों को बात करे। और ये जो हिंदुस्तान में है, और जब आप बोलते हैं कि वो भी पार्लियामेंट में ऐसी चीज़ें गंदी बात, और शायद उसको, वो तो इमैच्योर है, लेकिन प्राइम मिनिस्टर को ट्वीट करने की क्या ज़रूरत थी? गलत है। ऐसे चीज़ों का मैं कंडम करता हूँ, और प्राइम मिनिस्टर का खास जो ट्वीट है उसका भी मैं कंडम करता हूँ। कम से कम उनको ये तो मालूम होना चाहिए मोदी जी को कहाँ बोलना, किसको डिफेंड करना, कौन सी बात देश के लोगों को सिखाना, वो कहना चाहिए। दरअसल मोदी ने लोकसभा में अनुराग ठाकुर की स्पीच के वीडियो को रीट्वीट करते हुए लिखा था कि सबको यह भाषण सुनना चाहिए क्योंकि इसमें फैक्ट और ह्यूमर का परफेक्ट मिक्स है। प्रधानमंत्री मोदी ने लिखा कि अनुराग ठाकुर ने इंडी अलायंस की डर्टी पॉलिटिक्स का पर्दाफाश कर दिया। मोदी के इसी ट्वीट से कांग्रेस भड़की हुई है। कांग्रेस के नेताओं का कहना है कि पहले अनुराग ठाकुर ने राहुल गांधी को गाली दी और बाद में मोदी ने उनकी स्पीच को एंडोर्स करते हुए इसे रीट्वीट भी कर दिया। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री और अब कांग्रेस के सांसद चरणजीत सिंह चन्नी ने तो इस मुद्दे पर प्रधानमंत्री के खिलाफ प्रिविलेज मोशन के लिए चिट्ठी भी लिख दी। चन्नी ने कहा कि जिन बातों को स्पीकर ने सदन की कार्यवाही से हटा दिया था, मतलब एक्सपंज कर दिया था, प्रधानमंत्री उन्हीं बातों का प्रचार कैसे कर सकते हैं? जो बात लोकसभा के स्पीकर एक्सपंज कर देती हैं उसको दोबारा प्रमोट नहीं किया जा सकता, उसको बाद दोबारा आगे नहीं लाया जा सकता। और मैं हैरान हूँ कि देश के प्रधानमंत्री जी ने
उन बातों को पूरे लेक्चर के साथ ट्वीट करके उसको शाबाशी दी है। जो कि मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आप लोगों का दलित, ओबीसी, आदिवासी, पिछड़े वर्ग, माइनॉरिटी से लड़ाई क्या है? क्यों आप जो उनकी बात होती है उनको बुरी बात ज़्यादा प्रमोट करते हो? इसलिए मैंने ब्रीच ऑफ प्रिविलेज मोशन दिया है। दिग्विजय सिंह तो इतने नाराज थे कि उन्होंने कहा कि अनुराग ठाकुर ने जो कहा वो बदतमीजी है और नरेंद्र मोदी अनुराग ठाकुर की बातों को बढ़ावा देकर प्रधानमंत्री पद की गरिमा को गिरा रहे हैं। नहीं, जिनको अपनी मालूम वो जनगणना की बात करते हैं, इस तरीके के बयान बदतमीजी है। उनसे उम्मीद नहीं थी और प्रधानमंत्री से उम्मीद नहीं थी किस तरह के वो सपोर्ट करेंगे। प्रधानमंत्री जी इस प्रकार के बयान देकर न केवल स्वयं की प्रतिष्ठा गिरा रहे हैं लेकिन प्रधानमंत्री के पद की गरिमा का भी प्रतिष्ठा गिरा रहे हैं। हालांकि आज इस मुद्दे पर राहुल गांधी खुद कुछ नहीं बोले, लेकिन अखिलेश यादव जोर शोर से इस इशू को उठा रहे हैं। कल लोकसभा में भी सबसे पहले उन्होंने विरोध जताया था, वो आज फिर बोले। आज अखिलेश यादव ने कहा कि अनुराग ठाकुर प्रधानमंत्री मोदी की निगाह में अपने नंबर बढ़ाना चाहते हैं, इसीलिए इस तरह की बात कर रहे हैं। अखिलेश यादव ने कहा कि किसी नेता की जाति पूछना ठीक नहीं है, लेकिन जातिगत जनगणना जरूरी है क्योंकि इससे तमाम जातियों की आबादी का हिसाब मिलेगा और उनको अवसर मिलने का रास्ता साफ होगा। लेकिन बीजेपी ऐसा नहीं चाहती, इसलिए बीजेपी के नेता इधर उधर की बातें कर रहे हैं। क्या बीजेपी कांग्रेस पार्टी के नेता या किसी भी व्यक्ति की जात पूछ सकती है? हम और आप लोग कभी व्यवहारिक मजाक करते हैं तो उसमें चलो एक बार को कोई बात मजाक में चली जाए, लेकिन सदन में जो शब्द का इस्तेमाल हुआ था, मुझे तो ये लगता है अनुराग ठाकुर जी को कहा गया है कि 99 बार गाली खा करके आओ आप सदन में, तब आप मंत्री बनोगे। और जाति का सवाल जिसको जानना है, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की किताब एनिमिलेशन ऑफ कास्ट, एनिमिलेशन ऑफ कास्ट जरूर पढ़नी चाहिए। अगर को और जाति के आधार पे ही आपको आरक्षण क्यों दिया है? आरक्षण इसीलिए दिया कि हम जाति के आधार पर हम गरीब हैं, तो अगर ये मांग हो रही है कि जाति जनगणना हो तो कोई गलत नहीं है। हमारे बहुत सारे फैसले और बहुत सारी नीतियां तभी अच्छी बनेंगी जब जाति जनगणना हो जाए और समाज को ये पता लगे कौन कितनी आबादी का है, उसको उस हक और सम्मान के साथ उसको उसमें मिल जाए। भारतीय जनता पार्टी के लोग घबराए हुए पीडीए की लड़ाई से, ये पीडीए से घबराए हुए हैं क्योंकि एनडीए को अगर किसी ने पटका है तो पीडीए ने पटका है। और जो लोग कहते थे एम बाई गठबंधन, एम बाई गठबंधन, हमारे पीडीए ने एम बाई को हराने का काम किया है। इसका जवाब उनके पास नहीं है। अब जाति के मुद्दे पर विपक्ष के तमाम नेता बोले तो बीजेपी ने भी अपना पक्ष रखने के लिए अपने लीडरों की फौज उतार दी। राहुल गांधी और अखिलेश यादव पर सबसे करारा हमला बोला सुधांशु त्रिवेदी ने। उन्होंने कहा कि अगर राहुल गांधी को जाति जनगणना कराने का इतना ही शौक है तो इंडी अलायंस की सरकार वाले राज्यों में करवा लें। सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि विपक्षी पार्टियों के बीच खुद को एक दूसरे से बड़ा दिखाने का कंपटीशन चल रहा है, इसलिए ये पार्टियां इस बात पर होड़ लगा रही हैं कि संसद में कौन ज्यादा हंगामा कर सकता है। उसमें तो अनुराग ठाकुर जी ने किसी का नाम ही नहीं लिया, तो फिर ये उड़ता तीर किसने पकड़ लिया अपने ऊपर? इसके लिए हिंदी में कहावत होती, इसे शब्दशः ना लिया जाए, मैं कैविएट लगा कह रहा हूं, किसी व्यक्ति के लिए शब्द नहीं प्रयोग कर रहा हूं। हिंदी में कहावत होती, चोर की दाढ़ी में तिनका, यानी कहा किसी और के लिए जाए और आदमी अपने आप अपने ऊपर मान ले। और मैं ये कहना चाहता हूं कि इंडी गठबंधन में भयंकर कंफ्यूजन नजर आ रहा है इस मुद्दे पे। अखिलेश यादव जी बहुत आक्रोश में पूछते हैं, आप किसी की जात कैसे पूछ सकते हैं? फिर कहते हैं पूरे देश की जात पूछनी है। तो पहले मेरे भाई स्पष्ट कर दो, पूछनी है कि नहीं पूछनी है। और राहुल गांधी जी कहते हैं हम जनगणना करा के रहेंगे, दूसरी तरफ कहते थे बिहार में जो कास्ट सर्वे हुआ था, जनगणना नहीं वो तो हमने कराया, तेजस्वी यादव जी से बयान दिलवा दें कि कांग्रेस ने कहने किया। और फिर आपकी जहां सत्ता है वहां क्यों नहीं करवाने? करवाइए हिमाचल में, करवाइए तेलंगाना में, जहां इंडी गठबंधन की सरकारें पंजाब में, बंगाल में क्यों नहीं करवा रहे मेरे भाई? और कर्नाटक में तो हुआ रखा है, आंकड़ा क्यों नहीं जारी कर रहे हैं? इसीलिए कहना कुछ और करना कुछ और विपक्ष का मूल मंत्र है, एक्चुअली में एक प्रतिस्पर्धा चल रही है विपक्ष में कि संसद के अंदर बवाल कौन ज्यादा कर सकता है। तो इसलिए इनके लिए एक लाइन लागू होती है कि कोई सूरत बदलना मेरा मकसद नहीं है, मेरा मकसद है कि हर कदम पे हंगामा होना चाहिए और मेरा हंगामा मेरे इंडी गठबंधन के साथी से ज्यादा होना चाहिए। जो वो कह रहे हैं कि जाति के विषय के ऊपर उनको लग रहा है कि
उनके लिए अपशब्द कहे गए। तो मैं पूछना चाहता हूं इसी सदन में खड़े होकर, अनुराग ठाकुर जी ने बिल्कुल सही कहा, RG1 सितंबर 1990 में मंडल कमीशन का विरोध करते हुए राजीव गांधी जी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी जात पात में विश्वास नहीं करती, और उन्होंने कहा कि ये कम्युनल अवार्ड की तरह है ब्रिटिश टाइम के, ये तक उन्होंने वर्ड यूज किया। तो मैं एक जमाने में आपके परिवार की ही सत्ता थी और नारा था जात पे ना पात पे, इंदिरा जी की बात पे मोहर लगेगी हाथ पे, और राहुल गांधी जी कहां ले आए? कभी नारा था जात पे ना पात पे, इंदिरा जी की बात पे मोहर लगेगी हाथ पे, आज पुरखों की बात को रख के लात पे पार्टी ले आए फुटपाथ पे। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने भी कहा कि जाति जनगणना की मांग गरीबों को मजबूत करने के लिए नहीं, देश को कमजोर करने के लिए की जा रही है। रिजिजू ने कहा कि राहुल गांधी का मकसद देश में अराजकता पैदा करना है, फिर चाहे वो मुद्दा जाति जनगणना का हो या फिर अग्निवीर का। कांग्रेस पार्टी, श्री राहुल गांधी और पूरा कांग्रेस पार्टी सुबह शाम रात जाति 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 करते रहते हैं और यहाँ जाति पूछने पर सवाल खड़ा करता है। कांग्रेस पार्टी ने आज ऐसा काम किया है देश को कमजोर करने के लिए। मैं सर अध्यक्ष महोदय आपके माध्यम से इस सदन को बताना चाहता हूँ, कांग्रेस पार्टी ने सबसे पहले देश को तोड़ने के लिए हमारे देश के सेना के खिलाफ बयानबाजी किया है और सेना का मनोबल कमजोर करने के लिए कांग्रेस पार्टी ने कदम उठाया है। हमारे लोकतंत्र को कमजोर करने के लिए, हमारे डेमोक्रेसी को खत्म करने के लिए उन्होंने काम किया है सर, और हिंसा भड़काने के लिए, देश में अराजकता पैदा करने के लिए ये उकसाते हैं और सड़क से संसद तक कांग्रेस पार्टी डिस्टर्ब करते हैं, हमारे देश को कमजोर करने के लिए काम कर रहे हैं। मैं सर आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, हम लोग सदन के नियम से चलेंगे, रूल्स एंड रेगुलेशन को मानेंगे। फिर संबित पात्रा आए, उन्होंने राहुल गांधी को उन्हीं के पुराने बयान याद दिलाए। संबित पात्रा ने कहा कि आज राहुल गांधी जाति पूछने पर इतने नाराज हो गए, लेकिन वो खुद जहां जहां गए लोगों की जाति पूछते रहे। अनुराग ठाकुर जी ने जब अपने विषय को रखा, किसी का नाम नहीं लिया, किसी का नाम नहीं लिया, नाम नहीं लेते हुए उन्होंने कहा जिसकी जाति का पता नहीं वह जाति पूछ रहे हैं। जो व्यक्ति हर किसी की जाति पूछ सकता है। आप पत्रकार हैं, कुछ दिनों पहले पत्रकारों की जाति पूछने का काम राहुल गांधी कर रहे थे, पूछ रहे थे आपका नाम क्या है, आपका नाम क्या है, बताइए आप किस जाति के। यह सब आप पूछ सकते हैं, मगर आपसे कोई अगर जाति पूछ ले तो मम्मी 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 मुझसे जाति पूछ लिया गया, मम्मी मेरा इंसल्ट हो गया। आप जाति जनगणना चाहते हैं और आप कह रहे हैं कि सदन के अंदर जाति पूछी नहीं जा सकती है, तो बाहर जाति कैसे पूछी जा सकती है? राहुल गांधी के जिस बयान की बात संबित पात्रा कर रहे हैं वो भी आपको दिखा देते हैं। दरअसल अपनी न्याय यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने कई बार पत्रकारों से उनकी जाति पूछी, अखबार के मालिक की जाति पूछी। वाराणसी में राहुल गांधी के पूछने का तरीका इतना आक्रामक था कि कांग्रेस के कार्यकर्ता उस पत्रकार को पीटने के लिए ही तैयार हो गए। राहुल गांधी को खुद कहना पड़ा कि उसे मारो मत। मीडिया के आप, नाम क्या आपका? हाँ, आप शिव प्रसाद जी हैं। आपके मालिक का क्या नाम है? आपके मालिक का क्या नाम है? क्या नाम है? नाम बताओ, नाम बताओ। ओए मारो मत यार, मारो मत उसको, मारना नहीं है, मारना नहीं है। नाम बताओ उसका। वो ओबीसी है? नहीं। वो दलित है? नहीं। अनुराग ठाकुर ने भी अखिलेश यादव का एक पुराना बयान ट्वीट कर दिया। इसमें अखिलेश यादव एक पत्रकार से उसकी जाति पूछ रहे थे और जब पत्रकार ने बताया कि उसका सरनेम मिश्रा है तो देखिए अखिलेश यादव ने कैसे तंज कसा था। छोड़ो अपना कैमरा कहीं और ले जाओ, चलो। आप लॉ एंड ऑर्डर की बात कर रहे हैं, लेकिन तुम पिछड़े हो कि क्या? नाम क्या है तुम्हारा? नहीं, नाम बताओ इनका क्या है, नाम बताओ। हाँ, मिश्रा जी। अरे मिश्रा जी, कुछ तो शर्म करो, अरे कुछ शर्म करो यार, पत्रकारिता करो यार, पत्रकारिता करो। अरे पत्रकार साथी, नाम क्या है इनका? पूरा बताइए ना। पुष्पेंद्र सिंह। तो ये तो शूद्र नहीं है ना? अगर शूद्र हो
हालांकि बीजेपी के तमाम नेताओं ने अनुराग ठाकुर का बचाव थोड़ा संभल के किया, लेकिन हरियाणा के पूर्व गृहमंत्री अनिल विज और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने खुलकर वो बात कह दी जो अनुराग ठाकुर ने इशारों में कही थी। अनिल विज ने ट्विटर पर लिखा कि राहुल गांधी आप जातिगत जनगणना करवाना चाहते हैं, लेकिन जिसके दादा पारसी हो, मां इटालियन हो, उसे किस जाति में माना जाएगा। गिरिराज सिंह ने कहा कि राहुल गांधी से वो भी पूछना चाहते हैं कि बताएं उनका धर्म क्या है, जाति क्या है। कौन सा गुनाह किया अनुराग ठाकुर ने? सही तो पूछा। अगर कोई मुझे जाति पूछे, धर्म पूछे तो क्या दिक्कत है? अगर मुझे कोई पूछे तो मुझे क्या दिक्कत है? लेकिन मैं भी पूछता हूं, राहुल जी जरा आप बताना दें आपकी जाति क्या है, आपका धर्म क्या है। वो नहीं बताएंगे। कहीं जाएं, हम भी जाएं तो मस्जिद में कोई नमाज पढ़े, हम भी पढ़ें। इसे मैं पढ़ूंगा नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, अगर पढ़ लूँ तो। कहीं प्रे कर लूँ तो कोई दिक्कत नहीं, कहीं त्रिपुंड लगा लें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इनका उद्देश्य है हिंदुओं को गाली देना, सनातन को तोड़ना। इनका उद्देश्य यही है, माँ बेटे मिल करके भारत के सनातन को खंडित करना चाहते हैं, बर्बाद करना चाहते हैं। राहुल गांधी हो, अखिलेश यादव हो या विरोधी दलों के दूसरे नेता, ये लोग भी अक्सर लोगों की जाति पूछते हैं, सार्वजनिक तौर पर पूछते हैं, बेइज्जत करने के अंदाज में पूछते हैं। राहुल गांधी ने तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जाति पर सवाल उठा दिए थे, लेकिन अनुराग ठाकुर ने उनकी जाति पूछ ली तो हंगामा हो गया। इसकी वजह साफ है, असल में इंडिया अलायंस के नेता किसी तरह जाति के मुद्दे को जिंदा रखना चाहते हैं, जिससे जातिगत जनगणना के मुद्दे को उठा सकें। आज जो हुआ उसका अगला स्टेप यह होगा कि पार्लियामेंट में जातिगत जनगणना के मुद्दे पर स्थगन प्रस्ताव दिए जाएंगे, चर्चा कराने की मांग होगी, और अगर स्पीकर या चेयरमैन नोटिस को रिजेक्ट करेंगे तो फिर हंगामा होगा। विपक्ष की स्ट्रैटेजी यही है। अब आपको वायनाड का हाल बताता हूं, वहां का अपडेट देता हूं। वायनाड में भारी बारिश और उसके बाद हुई लैंडस्लाइड में मरने वालों का आंकड़ा अब 167 तक पहुंच गया है। 191 लोग अभी भी लापता हैं। 90 लोगों का इलाज अलग अलग हॉस्पिटल्स में चल रहा है। 150 से ज्यादा लोग लापता बताए जा रहे हैं। वायनाड के जिस इलाके में लैंडस्लाइड हुआ वहां अब सिर्फ मैदान नजर आता है। जो नदी पहले छोटे से नाले के तौर पर बहती थी, उसने अब विकराल रूप धारण कर लिया है। पूरे इलाके में नदी का पानी, कीचड़ और मलबा दिख रहा है। सेना, एयरफोर्स, नेवी, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीमें खराब मौसम में लगातार रेस्क्यू के काम में लगी हुई हैं। हेलीकॉप्टर के जरिए लोगों को एयरलिफ्ट किया जा रहा है। अभी तक 5,500 से ज्यादा लोगों को रेस्क्यू किया गया है। सरकार की तरफ से 82 रिलीफ कैंप्स बनाए गए हैं, जिसमें 8,000 से ज्यादा लोगों को रखा गया है। आज केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान आपदा प्रभावित इलाकों में गए। उन्होंने लोगों से मुलाकात की, तबाही कितनी आई है इसको खुद देखा। मंगलवार तड़के आई आपदा का सबसे ज्यादा असर मुंडक्कई, चूरलमला, अट्टामला और नुलपूजा पर हुआ है। खासतौर से मुंडक्कई और चूरलमला में हर तरफ तबाही का मंजर है। रेस्क्यू टीम्स को अभी भी मलबे के नीचे से शव मिल रहे हैं। मुंडक्कई के कई इलाके तो ऐसे हैं जहां रास्ता नहीं होने की वजह से रेस्क्यू टीम्स को वहां पहुंचने में भी दिक्कत हो रही है। गॉड्स ओन कंट्री कहे जाने वाला केरल और उसके इस सबसे खूबसूरत हिस्से पर कुदरत का कहर ऐसा टूटा है कि आज यह इलाका सैकड़ों लोगों की कब्रगाह बन गया है। हर तरफ दिख रहे हैं तो सिर्फ तबाही के निशान। वायनाड में आई इस तबाही का मैग्नीट्यूड कितना बड़ा है, दूर रहकर इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। लैंडस्लाइड के एपिसेंटर मुत्तप्पनपुजा से करीब 4.5 किलोमीटर दूर के 2 गांव मुंडक्कई और चूरलमला पूरी तरह तबाह हो गए। इस इलाके में अब सिर्फ बड़ी बड़ी चट्टानें, पत्थर और कीचड़ है। हमारे संवाददाता टी राघवन बड़ी मुश्किल से वहीं ग्राउंड जीरो तक पहुंचे हैं और राघवन ने जो रिपोर्ट भेजी है उसे देखकर ऐसा लगता है कि मानिए पूरा का पूरा पहाड़ ही टूटकर गांव पर गिर गया हो। 20-20 फीट ऊंची चट्टानें, सैकड़ों टन की हजारों चट्टानें पानी में तिनके की तरह बहकर आईं और सब कुछ अपने साथ बहाकर ले गई। अब जमीन पर सिर्फ मलबा है, चट्टानें हैं और इस इलाके में नीचे कितने शव, कितनी लाशें दबी हैं इसका किसी को अंदाजा भी नहीं है। आप भी टी राघवन की रिपोर्ट देखेंगे तो आपको अंदाजा लगेगा कि वायनाड के इन गांव के लोगों ने मंगलवार की रात कैसी विभीषिका को झेला होगा। फिर आप देखिए किस तरह से इस साइज के बड़े बड़े बोल्डर्स जो हैं
वो यहाँ पर गांव के बीचों बीच आकर गिरे हैं। अब अंदाज़ा लगाइए कि जब इन बोल्डर्स की चपेट में यहाँ पर बने रिहायशी मकान आए होंगे तो उनका क्या हश्र हुआ होगा। बताया जा रहा है, स्थानीय लोग बताते हैं कि करीब करीब यहाँ पर 120 ऐसे मकान हैं जो इन बोल्डर्स की जद में आ गए, जो लैंडस्लाइड के बाद पानी के साथ बहते हुए यहाँ पर पहुँचे। मैं आपको ये तस्वीर दिखाना चाहता हूँ। देखिए, ये सड़क यहाँ पर थी, लगता है जो कनेक्ट करती थी चूरलमला और मुंडकई को। हम मुंडकई के बिल्कुल करीब अब पहुँच चुके हैं और ये जो सड़क थी वो कनेक्ट करती थी। और आप देखिए यहाँ पर क्या हालत है। ये सड़क जो है यहाँ से पूरी तरह कट ऑफ हो गई है। जहाँ जहाँ पर आपकी नज़र जाएगी यहाँ पर सिर्फ बड़े बड़े बोल्डर्स नज़र आ रहे हैं। ये बोल्डर्स जो हैं वो लैंडस्लाइड जो आप देख रहे हैं, यहाँ से अगर हम आपको वो तस्वीरें दिखाने की कोशिश करें तो आप यहाँ से 4 किलोमीटर की दूरी पर हमें बताया गया है कि ऐसे बड़े बड़े बोल्डर्स ही हैं। जिस तरफ भी आप नज़र दौड़ा रहे हैं सारे टूटे फूटे मकान यहाँ पर नज़र आ रहे हैं आपको। उस तरफ देखेंगे तो देखिए एक वाइट कलर की कार आपको किस हालत में यहाँ पर नज़र आ रही है। उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस लैंडस्लाइड का पहले बहुत ज़बरदस्त भूस्खलन, लैंडस्लाइड, उसके बाद मूसलाधार बारिश की वजह से ये भूस्खलन हुआ था और उसके बाद जिस तरह से जो नदी का पानी अपने साथ इतनी बड़ी तबाही यहाँ पर इस गांव तक लेकर आया। इंडिया टीवी की टीम मुश्किल हालात में वायनाड से ग्राउंड जीरो से लगातार हालात आप तक पहुंचा रही है। इंडिया टीवी के संवाददाता राघवन और राजेश कुमार आपदा से सबसे ज्यादा प्रभावित चूरलमला में पहुंचे। मुंडकई और चूरलमला में 2.5 किलोमीटर की दूरी है। मुंडकई टाउन ऊपर है, चूरलमला उसके नीचे है। लैंडस्लाइड हुई तो सबसे पहले उसने मुंडकई को अपनी जद में लिया, उसके बाद चूरलमला को। मुंडकई में अभी भी 200 लोगों का आता पता नहीं है। चूरलमला में भी हालात बहुत खराब हैं। चूरलमला की बाजार, घर, गाड़ियां, सब कुछ पहाड़ से आने वाले मलबे के नीचे आ गया है। सैलाब के साथ मलबा इतनी तेजी से घरों में दाखिल हुआ कि लोगों को संभलने का मौका ही नहीं मिला। चूरलमला में बहने वाली मुंडकी नदी का ऐसा रौद्र रूप लोगों ने पहले कभी नहीं देखा था। सबसे ज्यादा बर्बादी नदी के किनारे बसे इलाकों में ही हुई है। ज्यादातर मकानों का तो नामो निशान मिट चुका है और जो 2-4 घर बचे हैं उनमें छत तक मलबा और कीचड़ भरा है। आज हालात ये हैं कि जहां पर मुंडकी नदी बह रही है वहां सोमवार तक एक कॉलोनी हुआ करती थी। 30 से ज्यादा मकान थे, मंदिर था, स्कूल था, अब सब गायब हो गया है। इन मकानों में रहने वालों का कोई पता नहीं चल पाया। सैलाब ने अपने मलबे के साथ साथ यहाँ के मकानों को भी अपनी जद में ले लिया है। मैं ऐसे ही एक मकान की छत पर खड़ा हूँ और आप देखिए छत पर किस तरह से यहाँ पर जो है दलदल आपको नजर आएगा और ये कम से कम 1 से 2 फीट का दलदल है। ये मकान की छत के हालात हैं। अब हम आपको यहाँ से दिखाते हैं। मैं बिल्कुल उस सैलाब के बिल्कुल सेंटर ऑफ पॉइंट पर खड़ा हूँ। आप देखिए किस तरह से यहाँ पर जो मकान आपको नजर आ रहे हैं उसमें 5 से 6 फीट तक यहाँ पर मलबा जो है वो नजर आ रहा है। 30 से 35 ऐसे मकान में रहने वाले लोग थे जो यहाँ पर कैंप में नहीं पहुंचे, हॉस्पिटल्स में नहीं है, वो मिसिंग है। क्या वो अभी भी इन मकानों के अंदर इस मलबे में दबे हुए हैं? ये जो मुंडकी रिवर है इसके उस तरफ की तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। यहाँ से बहुत साफ ये तस्वीर आपको नजर आएगी। इस सैलाब का इम्पैक्ट क्या था वो आपको समझने में आसानी होगी। आपको अभी ये पानी नदी जो चलती हुई दिख रही है, यहाँ पर भी कहा जा रहा है कि कई सारे मकान थे। यहाँ पर अगर थोड़ी दूर अगर आप नजर दौड़ाएं तो वहाँ पर जो झोंपड़ी नुमा चीज आपको नजर आ रही है उसके बगल में बताया जा रहा है कि एक पुल था, एक मंदिर था, एक पुल था। वो पुल भी पूरी तरह से धराशायी हो गया है। उस मंदिर का कोई नामो निशान नहीं है और पुल का सिर्फ एक हिस्सा वहां पर नजर आ रहा है। इसी तरह आप जब ये नदी बहती हुई आगे अपने साथ सैलाब लाई तो आप देखिए यहाँ पर जो चूरलमला मार्केट के पीछे का ये इलाका है, यहाँ पर देखिए किस तरह से मकान जो है पूरी तरह से इस मलबे में धंस गए हैं। हैरानी की बात यह है कि प्रशासन ने चूरलमला के लोगों को वार्निंग भी दी थी, लेकिन किसी ने उसे सीरियसली नहीं लिया। यहां के रहने वाले बशीर ने बताया कि इस इलाके में छोटे मोटे लैंडस्लाइड तो होते रहते थे, उसका ज्यादा असर नहीं होता था। प्रशासन की वार्निंग के बाद जो लोग सोमवार को चूरलमला छोड़कर चले गए वो बच गए, जो लोग रुक गए उनमें से ज्यादातर लापता है। बशीर ने कहा कि चूरलमला में ऐसा मंजर देखना पड़ेगा ये उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। उन्हें यह डर है कि अब यह इलाका फिर बस भी पाएगा या नहीं। इधर बहुत पहले बहुत पुराना एक मंदिर ये पूरा हिल एरिया है ना, ये नीचे पूरा सब लोग रहता है, बहुत लोग रहता है।
बस लेकिन सबको एक दिन पहले इधर अलर्ट किया, बस लेकिन सब लोग सोचा नहीं ये कैसा आ रहा है। ये रात को मिट्टी पूरा आ गया, बहुत घर है ना इधर देखो, ये घर का पूरा ऊपर भी हो गया, कितना आदमी मिट्टी का अंदर है, बाहर कितना लोग है। तो जब अलर्ट दिया था एडमिनिस्ट्रेशन ने तब लोग गए नहीं क्या यहाँ से? बस लेकिन इधर कोई नहीं आता ना, ये ग्राउंड लोग एरिया है ना, ये हिल एरिया नहीं है, ऊपर से आ गया, बहुत लोग भाग गया, बहुत लोग भागा नहीं, बस इसलिए कितना आदमी मर गया, कितना बॉडी है, बॉडी आइडेंटिटी करने के लिए फैमिली भी नहीं है, उसका आइडिया नहीं है। हम जो देख रहे हैं मछली यहाँ पे, ये रिवर है दिख रहा है यहाँ पे, और ये बहुत बड़ा रिवर यहाँ पर चल रहा है। ये पहले भी रिवर ही था यहाँ पे? पहले रिवर है, ऐसा था। अच्छा, ऐसा देखो, ये ऐसा आ गया, नया रिवर बनाया गया। चुरालमला में रेस्क्यू के लिए सरकारी एजेंसियों की टीमें तो लगी ही हुई हैं, निजी ऑर्गेनाइजेशंस और एनजीओज की टीमें भी रेस्क्यू ऑपरेशन में मदद कर रही हैं। आपदा के शिकार हुए लोगों के शव मेपाड़ी के प्राइमरी हेल्थ सेंटर में रखे गए हैं। यहां 94 शव आए थे, जिनकी पहचान के बाद उन्हें उनके परिवार वालों को सौंप दिया गया। 11 शवों की अभी तक पहचान भी नहीं हुई है। हेल्थ सेंटर के बाहर अभी भी अपनों की तलाश में आए लोगों की भीड़ लगी हुई है। लैंडस्लाइड के बाद आए सैलाब ने इस कस्बे का कारोबार भी खत्म कर दिया है। यहां का सबसे बड़ा बाजार तहस नहस हो गया है। दुकानों में सामान तो रखा है, लेकिन अब न दुकानदार हैं न खरीदार। वायनाड के चूरलमला के उस जगह पर पहुंचे हैं जहां पर सबसे ज्यादा इस लैंडस्लाइड की विभीषिका देखने को मिल रही है। सबसे ज्यादा असर जो है वो इस इलाके में फिलहाल देखने को मिल रहा है, और वो इस वजह से क्योंकि इसके बाद के इलाके में फिलहाल जाया नहीं जा सकता है। और आप ये तस्वीरें देख लीजिए, यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं वो बता रहे हैं कि पहले यहाँ पे बरसाती नाला हुआ करता था, लेकिन अभी आपको तस्वीरों में देखकर ऐसा लगेगा कि जैसे कोई बड़ी नदी, चौड़ी नदी और गहरी नदी यहाँ से बह रही हो। दुकान जो है वो पूरी तरीके से इस वक्त कीचड़ में सना हुआ है, और अब समझिए कि इसके जो शटर्स हैं वो टूट गए हैं और आधा हिस्सा जो है वो बह गया है। इस दुकान का जो इस दूसरी तरफ की दीवार थी वो आप देखिए कि वो पूरी बह गई है, अंदर कीचड़ है, अंदर के जो भी कपड़े थे वो बह गए हैं। कुछ चूरलमला के केरला ग्रामीण बैंक के अंदर इस वक्त मैं मौजूद हूं, और तस्वीरों को देखकर आपको अंदाजा हो जाएगा कि अब इस बैंक में कुछ बचा नहीं है। 48 घंटे पहले तक ये बैंक पूरी तरीके से ऑपरेशनल था, लेकिन जो लैंडस्लाइड हुआ, जो पानी आया इस जगह पर, जो कीचड़ आया इस जगह पर, पूरे बैंक को नेस्तनाबूद कर दिया। आप देखिए बैंक के, अगर मैं आपको शटर दिखाने की कोशिश करूं तो बैंक का शटर जो है वो पूरी तरीके से अंदर तक दबा हुआ है। ये एटीएम मशीन है, ये एटीएम है जो यहाँ पे हिल नहीं सकता। कैमरामैन से मैं कहूँगा कि रिस्क न लें, कोशिश करें दिखाने की, लेकिन देखिए अंदर कीचड़ में पूरी तरीके से सना हुआ है ये एटीएम मशीन। वायनाड में आई आपदा में जो लोग बच गए वो अब भी फंसे हुए हैं। न सर पर छत है, न खाना है, न पानी है, ऊपर से मौसम भी खराब है, रुक रुक कर बारिश हो रही है। अब ऐसे में आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के जवान भारी मुसीबतों के बीच दिन रात लोगों की मदद करने में लगे हैं, लोगों को निकालने की कोशिश कर रहे हैं। दिक्कत यह है कि लैंडस्लाइड के साथ आए मलबे और चट्टानों की वजह से आने वाला रास्ता बंद हो गया है। नदी उफान पर है। अट्टामला और मुंडकई के टी एस्टेट्स में जो मजदूर काम करते थे वो सैकड़ों की तादाद में फंसे हुए थे। आज आर्मी ने अट्टामला में फंसे हुए 100 मजदूरों और उनके परिवार वालों को रेस्क्यू किया। आर्मी ने नदी के ऊपर पेड़ के तनों और छोटी सीढ़ियों की मदद से एक टेम्पररी ब्रिज बनाया और फिर नदी के पार से मजदूरों को रेस्क्यू किया। आर्मी की रेस्क्यू टीम को लीड कर रहे डीएससी कमांडेंट परमवीर नागर ने कहा कि उन्हें इस बात की इंफॉर्मेशन मिली थी कि लोग नदी के उस पार फंसे हुए हैं, लेकिन दिक्कत नदी के तेज बहाव की थी, इसलिए आर्मी को यह टेम्पररी पुल बनाना पड़ा। यहाँ पर जो 2 बड़े पेड़ और एक लैडर्स के साथ में इस ब्रिज को बनाया गया, और आप करंट देखिए पानी का, उससे आपको अंदाजा लगेगा कि कितना तेज प्रवाह इस पानी का है। इस वजह से यहाँ पर आप देखिए किस तरह से लोग जो वहाँ पर चाय के बागानों में काम करने वाले लोग हैं जो अब तक वहाँ फंसे हुए थे, आज मौसम बहुत साफ है इसलिए रेस्क्यू ऑपरेशन में भी मदद मिल रही है। जो प्रवाह है पानी का, जो यहाँ पर फ्लो है वो बहुत ज़्यादा तेज इस पानी का करंट, और इसी
मेकशिफ्ट ब्रिज से यहाँ पर क्रॉस करने के बाद लोगों को आर्मी जो है रेस्क्यू कर रही है। कुछ लोग यहाँ फंसे हुए थे रात को और ये वर्कर्स थे जो कि टी स्टेट में काम करते थे। पहले हमने बच्चों को निकलवाया, ये जो टेम्पररी ब्रिज बनाया गया सेना द्वारा, और उसके बाद में लेडीज को निकाला है। अभी इनके हिसाब से एक गांव में फिर भी 5 लोग हैं, तो हम उन्हें भी ढूंढ रहे हैं और उनको निकालेंगे। जिन लोगों को आज आर्मी ने बचाया, रेस्क्यू किया, इनमें ज्यादातर चाय के बागानों में पत्ती तोड़ने वाले मजदूर हैं। बहुत से मजदूर मध्य प्रदेश से आए थे और अब वो दोबारा यहां आना ही नहीं चाहते, किसी तरह से बस अपने घर पहुंचना चाहते हैं। ये लोग आज भी उस रात को याद करके डर जाते हैं, लेकिन उन्हें इस बात की जरूर राहत है कि चलें, जान तो बच गई। हाँ, इधर फंस गए थे सर, इधर काम के लिए आए थे। चाय पत्ती कटिंग के लिए आए थे सर। उसमें हम फंस गए। हमें 2 दिन से इधर ही फंसे हुए हैं। आज हमारा जे फोर्स आई है, उसने हमें निकालने की कोशिश करी सर, इसलिए हम अभी आए हैं सर। उधर गए, इधर मुंडा खाई में, उधर पूरा पहाड़ी फिसल के एक मकान नहीं रहा सर, कुछ नहीं रहा सर। वो रात में पता पड़ा, आवाज आई बहुत तेज, इसलिए फिर पता पड़ा, सभी लोग जाग गए। अब डर तो लगे था कि डर लग गया। फिर वहाँ से हमें रूम पे ही बैठ एरिया पे कॉल किया सर ने कि इधर मत आना, कि ऐसे ऐसे हो रहा है, तो हम उधर बैठ गया, रात के दिया। अब आप खुश हैं कि आपको रेस्क्यू कर लिया? आपको डर लग रहा था कि आप जाए? डर लग रहा तो सारा बेत मुकाम लग जाएंगे जब जाकर हमारा जीव सुनती होगा। वो इस हालात का वो पहाड़ खिसक गया, उसमें पूरा मुंडा खाई चुरमुला बह गया। हम तो उधर पहाड़ी पे थे, दूसरी पहाड़ी पे। देखिए किस तरह से पूरा जो सामान इन लोगों का है। यहाँ के कुछ लोग जो हैं वो 2 साल से यहाँ पर काम कर रहे हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो अभी अभी यहाँ पर आए थे, लेकिन कुदरत का एक ऐसा कहर उनका यहाँ पर इंतजार कर रहा था। उसके बाद अब ये चाहते हैं कि फौरी तौर पर यहाँ से पहले गांव के लिए निकल जाएं। हालांकि सबका आंकड़ा यहाँ पर दिया जाना जरूरी है प्रशासन को, इसीलिए सबसे पहले इन्हें रिलीफ कैंप में ले जाया जाएगा। उसके बाद यहाँ से उनको अपने अपने गंतव्य तक भेजे जाने की कोशिश जो है यहाँ पर की जाएगी। एक अच्छी बात यह है आज सुबह से कि मौसम जो है वो थोड़ा साफ है, इस वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन में भी ज़्यादा तकलीफ नहीं आ रही है। जिस जगह को हम दिखाना चाह रहे थे, देखिए ये वो जगह है जहाँ से पहाड़ी का एक बड़ा हिस्सा दरक कर इस नदी के साथ मलबे और कीचड़ और बड़े बड़े बोल्डर्स के साथ यहाँ पर आया था। आप हर जगह जहाँ पर नज़र दौड़ाएंगे ये मलबा ही मलबा, तबाही का जो मंजर है वो आपको नजर आएगा। उस बीच में खुशी की एक खबर है कि आर्मी, एनडीआरएफ और स्टेट रेस्क्यू एजेंसीज की मदद से वो लोग जो इन चाय के बागान, जो आप खूबसूरत बागान चाय के यहाँ पर देख रहे हैं, उन बागानों में फंसे हुए थे, उन लोगों को अब धीरे धीरे यहाँ से रेस्क्यू कर लाने में आसानी हो रही है। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को यहाँ से रेस्क्यू किया जा रहा है। आज संसद के दोनों सदनों में वायनाड में आई आपदा के पीड़ितों के प्रति सांसदों ने संवेदना जताई। चर्चा के दौरान कई सदस्यों ने केंद्र सरकार की अर्ली वार्निंग सिस्टम पर सवाल खड़े किए। पूछा कि केरल को पहले ही चेतावनी क्यों नहीं जारी की गई थी। कई सांसदों ने जब यह सवाल उठाया तो होम मिनिस्टर अमित शाह इसका जवाब देने के लिए आए। उन्होंने कहा कि केरल सरकार को 1 बार नहीं 3 बार चेतावनी जारी की गई थी। 26 जुलाई को लैंडस्लाइड की वार्निंग दी गई। यह आशंका भी जताई गई कि भारी बारिश की वजह से मलबा आ सकता है, फिर भी इन लोगों को यहां इन इलाकों से हटाया नहीं गया और आपदा का स्केल इतना बढ़ गया। अमित शाह ने कहा कि केंद्र सरकार केरल की सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है। रेस्क्यू और रिलीफ वर्क कोऑर्डिनेशन के साथ चल रहा है। इस आपदा से निपटने के लिए केंद्र सरकार पूरी मदद कर रही है। 18 जुलाई को ही पूर्वानुमान दिया था कि केरल के पश्चिम तट के क्षेत्र में सामान्य से ज्यादा वर्षा होगी। फिर 25 जुलाई को उसको स्पेसिफिक कर भारी वर्षा होगी, बहुत भारी वर्षा होगी ये कहा, और फिर 23 जुलाई को अति भारी वर्षा होगी, 20 mm से ज्यादा वर्षा होगी ये भी कहा, और इससे भी ज्यादा हो सकती है। 23 तारीख को ही हमने 8 एनडीआरएफ के पूरे दल वहां पर भेज दिए गए। मान्यवर, क्योंकि हमें मालूम था कि 23 तारीख को 30 तारीख के आसपास भूस्खलन होगा या बाढ़ आएगी या बारिश ज्यादा होगी तो जरूरत पड़ सकती है। अब डिजास्टर मैनेजमेंट का हमारे संविधान की स्कीम के तहत 2 हिस्सों में जिम्मेदारी आती है। एक, दुनिया भर की टेक्नोलॉजी को भारत के लोगों के लिए यहाँ लाना, टेक्नोलॉजी का उपयोग करना, टेक्नोलॉजी से सर्जित पूर्वानुमानों का विश्लेषण करना और विश्लेषण कर राज्य सरकारों को और देश की जनता को
अलर्ट करना। दूसरा, ये फेडरल स्ट्रक्चर है, राज्य की जिम्मेदारी है कि केंद्र सरकार जो सूचनाएं भेजता है इसके अनुरूप लोगों को समय से पहले ही, आपदा आने के पहले ही वहां से हटाना। अमित शाह ने दावा किया कि वार्निंग दी गई थी, लेकिन केरल के मुख्यमंत्री पिनरई विजयन ने इससे इनकार कर दिया। विजयन ने कहा कि यह आरोप लगाने का वक्त नहीं है, लेकिन सच यह है कि लैंडस्लाइड से पहले कोई रेड अलर्ट नहीं जारी किया गया। रेड अलर्ट जारी जरूर हुआ, लेकिन घटना के कुछ घंटों के बाद। ഇവിടെ വസ്തുതകളെല്ലാം എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതാണല്ലോ, നിങ്ങൾക്ക് പ്രത്യേകിച്ചും। यहाँ वास्तविकता क्या है ये सबको पता है। आप मीडिया वालों के पास तो इसके डॉक्यूमेंट्स भी होंगे। सच तो ये है कि जहां पर आपदा घटी वहां के लिए मौसम विभाग ने सिर्फ ऑरेंज अलर्ट जारी किया था। ये पूर्वानुमान था कि वहां 115 मिलीमीटर से लेकर 204 मिलीमीटर बारिश होगी, ये मौसम विभाग ने कहा। लेकिन हुआ क्या, पहले 24 घंटों में ही 200 मिलीमीटर बारिश और अगले 24 घंटों में 372 मिलीमीटर बारिश हो गई। मतलब ये कि 48 घंटों में 572 मिलीमीटर बारिश हुई। ये तो पूर्वानुमान से कहीं ज्यादा हुआ ना। यहाँ पर एक बात और खास तौर पर गौर करने वाली है कि प्रदेश में हादसा होने तक रेड अलर्ट घोषित नहीं किया गया था। हादसा 6 बजे हुआ और उसके बाद रेड अलर्ट जारी किया गया। वायनाड के लोगों पर जो आफत आई है उसको तस्वीरों के जरिए समझना, शब्दों के जरिए बताना मुमकिन नहीं है। अच्छी बात है कि इस मुश्किल वक्त में केंद्र सरकार और केरल की सरकार मिलकर काम कर रहे हैं। आर्मी, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ के जवान बहुत मुश्किल हालात में जी जान से दिन रात पीड़ित लोगों को बचाने में, उनकी मदद करने में लगे हुए हैं। इसलिए उम्मीद तो है कि जो लोग आपदा से बच गए हैं उन्हें सरकारी मदद जल्द से जल्द मिलेगी। लेकिन वहां फिलहाल जो मंजर दिखता है उसे देखकर नहीं लगता कि इस इलाके की खूबसूरती कभी दोबारा लौट पाएगी। अब खबर यूपी से, जहां एक बार फिर मदरसों पर सियासत हो रही है। असल में योगी आदित्यनाथ की सरकार ने यूपी के 8,449 मदरसों से यह कहा है कि वो अपने यहां पढ़ने वाले बच्चों का एडमिशन फॉर्मल स्कूल्स में करवाएं। मुस्लिम संगठन सरकार के इस फैसले से नाराज है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के एक डेलीगेशन ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलकर यह गुजारिश की कि वो सरकार के इस फैसले पर फिर से विचार करें। असल में उत्तर प्रदेश के जिन 8,449 मदरसों को नोटिस दिया गया है, ये इनका रजिस्ट्रेशन मदरसा बोर्ड में नहीं है। बोर्ड से संबंध न होने की वजह से इन्हें गैर मान्यता प्राप्त माना गया। नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स ने, एनसीपीसीआर ने, इस तरह के मदरसों में पढ़ रहे बच्चों के भविष्य को लेकर चिंता जताई थी और सरकार से कदम उठाने को कहा था। फिर जांच हुई और फिर करीब 8,500 मदरसों को यूपी के चीफ सेक्रेटरी ने नोटिस भेज दिया। इस नोटिस में मदरसे में पढ़ने वाले बच्चों का बेसिक सरकारी स्कूल में दाखिला कराने का आदेश दिया गया है। नोटिस में कहा गया है कि इससे इन बच्चों को मॉडर्न एजुकेशन मिल पाएगी, उनका भविष्य सुरक्षित होगा। लेकिन ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने इस पर ऐतराज किया। बोर्ड के मेंबर मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली ने कहा कि ये मदरसे किसी ना किसी सोसाइटी या ट्रस्ट से एफिलिएटेड है। यहां दीनी तालीम के साथ साथ मॉडर्न एजुकेशन भी दी जाती है। ये सारी बातें उन्होंने मुख्यमंत्री के साथ मीटिंग में उन्हें बताई, जिसके बाद योगी आदित्यनाथ ने फिर से इस आदेश पर विचार करने का उन्हें भरोसा दिया है। हमारे यहाँ इन मदरसों में जो बेसिक एजुकेशन है रिलेटेड टू इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स, कंप्यूटर सब पढ़ाया जा रहा है और इसमें इन मदरसों में बड़ी तादाद में बच्चों को फ्री एजुकेशन विथ फ्री बोर्डिंग एंड लॉजिंग भी दी जा रही है। तो लिहाजा ये कहना कि इनमें से मदरसों से बच्चों को निकाल के स्कूल में दाखिल करा दिया जाए, इसको हम लोगों ने वाज़ेह किया। उन्होंने जैसे हम लोगों की बातों को बहुत ही सीरियसली और अच्छे तरीके से सुना और हर बात पर उन्होंने अपनी हम ये समझते हैं पॉजिटिव राय रखी और मीटिंग से हम लोगों को पूरी उम्मीद है कि इंशाल्लाह इसमें इसका कोई पॉजिटिव हल निकलेगा। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के मेंबर कासिम रसूल इलियास भी मुख्यमंत्री से मुलाकात करने वाले डेलीगेशन में शामिल थे। कासिम रसूल इलियास ने कहा कि इस फैसले के खिलाफ वो कोर्ट में जाना चाहते थे, लेकिन चूंकि मुख्यमंत्री ने मुस्लिम संगठन के डेलीगेशन से बात की और फिर अपने फैसले पर विचार करने का भरोसा दिया है, इसलिए उन्हें उम्मीद है कि अब कोर्ट जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। योगी साहब ने बहुत तफसील से हमारी बात सुनी और ये कहा कि भाई देखिए, हम
मदरसों में जो बच्चे पढ़ते हैं उनके मुस्तकबिल को लेकर परेशान हैं कि उनको बाद में ये एहसास ना हो कि भाई हम बेसिक तालीम हासिल न कर पाए। और तो हमने उनसे कहा, देखिए मदरसों से जो बच्चे फारिग होते हैं उनमें से कई बच्चे जो है हायर एजुकेशन के लिए यूनिवर्सिटीज़ में दाखिला लेते हैं, ग्रेजुएशन करते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं, PhD करते हैं। और कई बच्चे ऐसे हैं जो सिविल सर्विसेज एग्जाम में बैठे हैं, उन्होंने क्लियर किया है। यूपी के मदरसों को अगर आप बात करेंगे तो यूपी के मदरसों में लाखों बच्चे पढ़ते हैं और कई लाख शिक्षक हैं जो पढ़ाते हैं इनको। तो क्या आपके मदरसा बोर्ड के अंदर इतनी कैपेसिटी है कि वो इन बच्चों को ले भी ले, अगर मान्यता प्राप्त करते हैं तो, या ये कि उन टीचर्स को वो तनख्वाह दे सकें, इसकी है अहलियत? तो हम तो सरकार का बोझ हल्का कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा बहरहाल हम इस पर बहुत गौर करेंगे संजीदगी से, और हम ये कार्रवाई जो है वो मुस्लिम विरोध में या इस तरह से नहीं हुई है। दरअसल देश में कई मदरसे ऐसे हैं जहां दीनी तालीम पर ही फोकस किया जाता है। बहुत से मदरसे तो सिर्फ सरकारी मदद लेने के लिए ही चल रहे हैं। इसलिए उत्तर प्रदेश सरकार ने मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए मदरसों को नोटिस दिया। और सिर्फ उत्तर प्रदेश में ही नहीं, मध्य प्रदेश और उत्तराखंड जैसे राज्यों में भी मदरसों के खिलाफ एक्शन हो रहा है। आज ही मध्य प्रदेश में शिवपुरी जिले के 56 मदरसों की मान्यता को रद्द कर दिया गया। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में जब राज्य बाल आयोग ने एक मदरसे पर छापा मारा तो पता चला कि 300 गज के 4 मंजिल के मकान में रह रहे मदरसे में 400 बच्चे रह रहे थे। न क्लासरूम था, न बच्चों के रहने लायक जगह। इसलिए अगर ऐसे मदरसों को बंद करने की बात होती है तो इसमें कोई गलती नहीं है, लेकिन चूंकि मामला मदरसों का है इसलिए इस पर पॉलिटिक्स होगी। अब इसमें कोई नई बात भी नहीं है। अब खबर बंगाल से, जहां अब आलू सियासत का मुद्दा बन गया है। असल में बंगाल में आलू की कीमतों पर काबू पाने के लिए ममता बनर्जी की सरकार ने दूसरे राज्यों के लिए आलू की सप्लाई रोक दी है। इसकी वजह से बंगाल के पड़ोसी राज्यों ओडिशा, असम, बिहार और झारखंड में 1 किलो आलू की कीमत 50 रुपए से ज्यादा पहुंच गई है। कुछ दिनों पहले ममता बनर्जी ने कहा था कि बंगाल अपने यहां आलू की डिमांड पूरी करने के बाद ही दूसरे राज्यों को आलू देगा। असल में इस बार देश में आलू की फसल कम हुई थी, जिसकी वजह से बंगाल में आलू के दाम बहुत तेजी से बढ़े। इसके खिलाफ व्यापारी हड़ताल पर चले गए। फिर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि जब तक बंगाल में आलू के दाम स्टेबलाइज नहीं होते तो वो दूसरे राज्यों को, दूसरे स्टेट्स को आलू की सप्लाई नहीं होने देंगी। ममता सरकार ने एक टास्क फोर्स बना दी और बंगाल के बाहर आलू भेजने वालों पर कार्रवाई भी होने लगी। अब नतीजा यह हुआ कि आलू से लदे हुए ट्रक बंगाल के बॉर्डर पर खड़े हैं। बंगाल से आलू की सप्लाई रुकने की वजह से उसके कई पड़ोसी राज्यों में आलू की किल्लत हो गई है। उत्तर प्रदेश के बाद बंगाल आलू प्रोड्यूस करने वाला देश का दूसरा सबसे बड़ा राज्य है। बंगाल से ओडिशा, असम, झारखंड, बिहार, छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों को ही नहीं, बांग्लादेश तक को आलू की सप्लाई होती है। ममता सरकार के आलू की सप्लाई रोकने के ऑर्डर का सबसे ज्यादा असर ओडिशा पर पड़ा है। ओडिशा और बंगाल के बॉर्डर पर आलू से लदे हुए सैकड़ों ट्रक खड़े हैं। इससे ओडिशा में आलू की भारी कमी हो गई। आलू के दाम 40 रुपए से बढ़कर 80 रुपए प्रति किलो तक पहुंच चुके हैं। 2-4 दिन पहले ये किल्लत जो शुरू हुआ है, 2-4 दिन पहले हुआ है। अभी देखिए एक्चुअली मतलब अराइवल कम हो जाने के वजह से ये रेट थोड़ा ऊपर जाता है, और ये इसका मुख्य कारण है हमारा पड़ोसी राज्य जो वेस्ट बंगाल है, उधर से साल भर आलू उड़ीसा के लिए अवेलेबल रहता है। लेकिन अभी कुछ क्या प्रॉब्लम के वजह से, मतलब वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट के कुछ रूल के वजह से मतलब जितना अराइवल होना चाहिए वो नहीं हो पाता है। आलू 50 के नीचे में नहीं है, तो पहले 3-4 धड़ा हिसाब से हम ले लेते हैं 10-15 दिन के लिए, और घर आराम से चल जाता है। आलू हर एक जो हम लोग, हाँ, बच्चों के लिए हर एक जो हम लोग परिवार क्या सब्जी, हर एक सब्जी में आलू जरूरत होता है, और इतना रेट हो गया कि खाना बनाना पकाना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए आज 2 किलो लिए हैं बहुत कष्ट से। ओडिशा में आलू की किल्लत होने पर मुख्यमंत्री मोहन मांझी और पूर्व मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने ममता बनर्जी से अपील की कि वो बंगाल से आलू ओडिशा आने दें। इस बीच बीजेपी ने आरोप लगाया है कि ममता बनर्जी ने जानबूझकर ओडिशा और असम को आलू की सप्लाई रोकी है, क्योंकि वहां पर बीजेपी की सरकार है। बीजेपी विधायक अग्निमित्रा पॉल ने आरोप लगाया कि ममता बनर्जी आलू की सप्लाई रोककर इस धंधे के दलालों की मदद कर रही हैं, क्योंकि ये मिडिलमैन चुनाव के वक्त टीएमसी को चंदा देते हैं। उड़ीसा में भी आपको मालूम है कि अभी हाल ही में भाजपा का सरकार हुआ है, आसाम में भी भाजपा का सरकार है। तो
जहाँ भी भाजपा का सरकार हो वहाँ पर असहयोगिता करना ये हमारे मुख्यमंत्री का एक विषय है। ये जो आलू खड़ा है ना, ये आलू पश्चिम बंगाल का लोगों को भी नहीं मिल रहे, क्योंकि आलू का इतना ज़्यादा दाम है और बाकी सब सब्जी का, क्योंकि इसका हल कभी ममता बनर्जी नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो फार्मर लोग हैं और कंज्यूमर दोनों का बीच में है मिडिल मैन। बीजेपी जो आरोप लगा रही है उसमें कुछ हकीकत हो सकती है, लेकिन बंगाल में भी आलू कोई सस्ता नहीं है। बंगाल में आलू की कीमत 36-37 रुपए किलो है, जबकि देश का लगभग 1/4 या 24% आलू बंगाल में पैदा होता है। बंगाल सरकार ने साफ कर दिया है कि जब तक राज्य में आलू की खुदरा कीमत 30 रुपए किलो तक नहीं हो जाती, तब तक दूसरे राज्यों को सप्लाई नहीं होगी। हालांकि बीजेपी के आरोप पर टीएमसी का कहना है कि नवीन पटनायक ने ममता बनर्जी को चिट्ठी लिखी है, अब ममता दीदी इस मसले का कोई ना कोई समाधान जरूर निकालेंगी। आलू पश्चिम बंगाल में अगर सफिशिएंट होगा तो जरूर नेबरहुड का स्टेट में जाएगा। जाने से तो पश्चिम बंगाल का ही फायदा। वो आलू पश्चिम बंगाल में बैठा के रख के वो खराब हो जाएगा, उसमें फायदा। बांग्ला में कहावत है, जो आपकी मनुष्य की स्वभाव होता है अपने आंखों से दुनिया को देखना। तो बीजेपी जैसे है वो सबको वैसे ही सोचते हैं कि सब उसी तरह है, लेकिन ये ठीक नहीं है। बहुत छोटा बात है, बहुत दुख की बात है कि ये कोई सोच भी सकते और बोल भी सकते, ये बहुत बुरा बात है। टीएमसी कह रही है कि बंगाल की जरूरत से जितना आलू ज्यादा होगा वो पड़ोसी राज्यों को दे दिया जाएगा। टीएमसी की सांसद डोला सेन ने कहा कि जैसी बीजेपी की सोच है वैसा ही आरोप लगा रही है। बीजेपी बंगाल को कुछ देती नहीं तो सोचती है कि ममता बनर्जी भी वैसा ही कर रही हैं। डोला सेन ने कहा कि एक्सेस आलू की सप्लाई रोकने से बंगाल को ही नुकसान है। ममता बनर्जी अपने फैसले पर अड़ी हुई हैं। तृणमूल कांग्रेस का कहना है कि दूसरे राज्यों में आलू की सप्लाई रोकने से बंगाल में आलू की कीमत गिरकर 37 रुपए प्रति किलो तक आ गई है और जब दाम 30 रुपए प्रति किलो हो जाएगा तब आलू को बंगाल से बाहर जाने देंगी। अब इसमें वक्त लगेगा, तब तक उड़ीसा, बिहार, झारखंड और छत्तीसगढ़ के लोगों को महंगा आलू ही खाना पड़ेगा। आज देर शाम दिल्ली एनसीआर में तेज बारिश हुई। दिल्ली में बारिश के बाद उसी ओल्ड राजेंद्र नगर इलाके में फिर पानी भर गया, जहां 27 जुलाई को बेसमेंट में पानी भरने की वजह से 3 स्टूडेंट्स की डूबकर मौत हो गई थी। राजेंद्र नगर इलाके में पानी भरने के बाद आम आदमी पार्टी के विधायक दुर्गेश पाठक मौके पर पहुंचे, पानी में उतर गए, सब कुछ कैमरे में रिकॉर्ड किया और कहा कि हादसे के 4 दिन बाद भी हालात जस के तस हैं और कार्रवाई के नाम पर दिखावा हो रहा है। इससे पहले आज सुबह दिल्ली की शिक्षा मंत्री आतिशी ने कोचिंग इंस्टीट्यूट्स को रेगुलेट करने के लिए नया कानून बनाने का ऐलान किया। आतिशी सिंह ने कहा कि इस कानून पर सुझाव देने के लिए एक कमेटी बनाई जाएगी। शाम को दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर विनय कुमार सक्सेना ने चीफ सेक्रेटरी की अगुवाई में एक कमेटी बना दी। इस कमेटी का काम भी कोचिंग संस्थानों के रेगुलेशन और दूसरे मसलों का निपटारा करना होगा। लेफ्टिनेंट गवर्नर की कमेटी में भी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स वाले होंगे, छात्रों के प्रतिनिधि भी होंगे और संबंधित विभागों के अधिकारी भी। दिल्ली सरकार की कमेटी की तरह लेफ्टिनेंट गवर्नर की कमेटी भी कोचिंग संस्थानों की फीस, उनकी बिल्डिंग्स, नालों की सफाई, छात्रों से लिए जाने वाली भारी भरकम किराए, ऐसे मसलों के निपटारे के लिए सुझाव देगी। एलजीबी के सक्सेना ने कहा कि दिल्ली के नरेला इलाके में अब कोचिंग सेंटर्स का हब बनाया जाएगा। हालांकि आज कोचिंग सेंटर्स में हुए हादसे की जिम्मेदारी एक दूसरे पर डालने पर हाईकोर्ट ने एमसीडी, दिल्ली पुलिस और सरकार को कड़ी फटकार लगाई। आज कोचिंग सेंटर में 3 छात्रों की मौत से जुड़ी पिटीशन पर सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने कहा कि ऐसा लगता है कि दिल्ली के अधिकारी दिवालिया हो गए। राजधानी में व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं बची है। कार्रवाई के नाम पर बस लीपापोती हो रही है, असली अपराधियों को बचाया जा रहा है। हाईकोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस मनमोहन और जस्टिस तुषार राव गेडेला की बेंच ने आदेश दिया है कि दिल्ली नगर निगम के कमिश्नर, इलाके के डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस और इस मामले के जांच अधिकारी शुक्रवार को अदालत में पेश हों। हाईकोर्ट ने दिल्ली नगर निगम को आदेश दिया है कि वो शुक्रवार तक राजेंद्र नगर इलाके में नालों के ऊपर हुआ सारा अतिक्रमण हटाएं। सुनवाई के दौरान जस्टिस मनमोहन और जस्टिस तुषार ने इस मामले की जांच पर हैरानी जताई। अदालत ने कहा कि एक ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन इस हादसे के लिए जिम्मेदार किसी अधिकारी को अरेस्ट नहीं किया गया। हाईकोर्ट ने कहा कि मुफ्तखोरी की संस्कृति की वजह से ना तो टैक्स वसूला जा रहा है, ना ही जरूरत के मुताबिक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो पा रहा है।
अदालत ने कहा कि अगर उसे अब तक की जांच से तसल्ली नहीं हुई तो मामले की जांच किसी सेंट्रल एजेंसी को सौंपी जाएगी। दिल्ली हाईकोर्ट में इस मामले की अगली सुनवाई अब शुक्रवार को होगी। अदालत का ऑब्जर्वेशन बिल्कुल ठीक है, क्योंकि 3 छात्रों की मौत के बाद भी जिस तरह से जांच के नाम पर ब्लेम गेम चल रहा है, सियासत हो रही है, उसे देखकर आम लोग भी हैरान हैं। फिलिस्तीनी उग्रवादी संगठन हमास के सियासी लीडर इस्माइल हानिया की हत्या हो गई है। इस्माइल हानिया की हत्या ईरान की राजधानी तेहरान में की गई। उन्हें एक मिसाइल अटैक में मारा गया। इस हमले में इस्माइल हानिया के बॉडीगार्ड की भी मौत हुई है। इस्माइल हानिया ईरान के नए राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण में हिस्सा लेने के लिए तेहरान गया हुआ था। हमास वैसे तो एक सुन्नी संगठन है, लेकिन ईरान की शिया सरकार से हमास के नज़दीकी रिश्ते रहे हैं। ईरान और हमास ने इस्माइल हानिया की हत्या के लिए इजराइल को जिम्मेदार ठहराया है। ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्ला खमैनी ने यह कहा कि ईरान के एक मेहमान को उनके घर में मारकर इजराइल ने बहुत बुरा किया है। खमैनी ने कहा कि ईरान इस हमले का बदला जरूर लेगा। रूस और चीन ने भी इस्माइल हानिया की हत्या की कड़ी निंदा की है। चीन और रूस दोनों ने कहा है कि हानिया की हत्या से पूरे मिडिल ईस्ट में युद्ध छिड़ने का खतरा है। वहीं अमेरिका ने उम्मीद जताई है कि इस्माइल हानिया की हत्या के बावजूद इलाके में हालात नहीं बिगड़ेंगे। इस्माइल हानिया हमास के पोलित ब्यूरो के प्रमुख थे। 2019 में इस्माइल हानिया कतर में रह रहे थे। उन्हें हमास का प्रमुख नेगोशिएटर कहा जाता था। वो बाकी दुनिया से हमास की बातचीत का मुख्य जरिया भी थे। इसी साल अप्रैल में इजराइल ने गाजा में इस्माइल हानिया के 3 बेटों और 4 पोतों की भी हत्या कर दी थी।